तो ऑसिलेशन का नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला ड्राइव करना है। सेकेंड्स पेंडुलम की लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम हमको डिटरमाइन करनी है। आफ्टर दैट कोनिकल पेंडुलम और सिंपल पेंडुलम का डिफरेंस देखना है, डैम्प्ड ऑसिलेशन देखना है, फ्री एंड फोर्स वाइब्रेशन देखकर चैप्टर को वाइंड अप कर देना है। क्लियर है? तो चलो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कैसे डिटरमाइन करना है। क्लियर है? तो हमारा टॉपिक है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। क्या टॉपिक है हमारा? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम हमको डिटरमाइन करना है। क्लियर है? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। क्लियर है? इतना बात समझ में आई? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम हमको डिटरमाइन करना है। आगे चलते हैं हम लोग। तो क्या हमारा पड़ता है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम? देखते हैं। तो बच्चों फर्स्ट थिंग होती है आइडियल सिंपल पेंडुलम। क्या होता है? आइडियल सिंपल पेंडुलम। आइडियल सिंपल पेंडुलम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे हम लोग। तो आइडियल मतलब क्या? यूनिक। हर एक सिंपल पेंडुलम ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में जो चीज आइडियल होती है वो पॉसिबल नहीं होती है। तो प्रैक्टिकल जब हम लोग करते हैं तो प्रैक्टिकली ये कोशिश करते हैं कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट हो वो आइडियल हो, आइडियल होने की कोशिश करते हैं हम लोग। क्लियर है? तो आइडियल सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं हम लोग। आइडियल सिंपल पेंडुलम में क्या होता है? तो इसमें बोला जाता है व्हेन अ स्ट्रिंग is suspended from when a string is suspended from a rigid support while other end of string is fixed through क्लियर है? while other end of the string is fixed through, या आप इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे बोलेंगे मैं बताता हूं आपको। when a string is suspended from a rigid support while the other end of the string is fixed through a heavy spherical bob, then it will be described as ideal simple pendulum. Ideal simple pendulum. क्लियर है? जब एक स्ट्रिंग के थ्रू एक हैवी बॉब अटैच्ड हो, जबकि स्ट्रिंग का दूसरा एंड जो है रिजिड सपोर्ट से क्या हो, फिक्स हो, तब इस अरेंजमेंट को क्या बोला जाएगा? अरे बोलो, आइडियल सिंपल पेंडुलम बोला जाएगा। अरे क्लियर कि नहीं क्लियर है? और क्या हो जाएगी डेफिनेशन? और when a heavy bob is suspended through light inextensible flexible string। क्लियर है? when a heavy bob is suspended through light inextensible flexible string while other end of string is fixed through a rigid support क्लियर है? तब इसको क्या बोला जाएगा बोलो? आइडियल सिंपल पेंडुलम बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? आइडियल सिंपल पेंडुलम। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम क्या हो जाएगा? तो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारी प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम। क्लियर है?
तो जब प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम की बात करेंगे तो क्या बोला जाएगा यहाँ पे, when a small spherical bob is suspended from light inextensible and flexible string, the other end of which is fixed through a rigid support, is known as practical simple pendulum. Is known as practical simple pendulum. तो ये मैंने बता दिया आपको, क्या बता दिया, आइडियल सिंपल पेंडुलम और प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम, ये दोनों चीजें मैंने क्या कर दिया आपको मेंशन कर दी। क्लियर है, ये दोनों की दोनों चीजें मैंने क्या आपको बता दिया। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? कोई टेंशन कोई ऑब्जेक्शन है तो आप लोग मुझे मेंशन कर सकते हैं। समझ में आई बात? क्लियर है? ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। तो आइडियल सिंपल पेंडुलम में और प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम में क्या बोला? आइडियल सिंपल पेंडुलम में ये बोला कि जब कोई एक हैवी स्फेरिकल बॉब हो और वो बहुत लाइट मतलब हल्की, इनएक्सटेंसिबल मतलब उसके अंदर फर्दर क्या हो, एक्सटेंशन पॉसिबल ना हो, और फ्लेक्सिबल होना चाहिए, हल्की भी होना चाहिए, इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। कौन? स्ट्रिंग। ऐसी स्ट्रिंग से जब एक हैवी बॉब अटैच्ड हो और उस स्ट्रिंग का दूसरा एंड किसी से कनेक्टेड हो रिजिड सपोर्ट से, तो ये जो अरेंजमेंट बनेगा इसी को हम क्या बोलेंगे? आइडियल सिंपल पेंडुलम। लेकिन आइडियली एक हल्की स्ट्रिंग से एक हैवी बॉब को अटैच करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्या करते हैं हम लोग, जब प्रैक्टिकल लिखते हैं तो वहां पे वर्ड स्मॉल यूज करते हैं। स्मॉल स्फेरिकल बॉब जो होता है वो क्या होता है? अटैच्ड होता है। अरे बराबर है कि बराबर है? किससे? अरे बोलो, लाइट इनएक्सटेंसिबल फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग से। तो जो अरेंजमेंट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम। हम लोग देखते टाइम पीरियड का फॉर्मूला कैसे डिराइव करना है। किसका फॉर्मूला डिराइव करना है हम लोगों को? टाइम पीरियड का। क्लियर है? तो डेरिवेशन के लिए सबसे फर्स्ट क्या करेंगे आप? डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम लोग। ये एक रिजिड सपोर्ट हो गया बच्चों, क्या हो गया ये? रिजिड सपोर्ट। ये लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग हो गई, बराबर है? लाइट इनएक्सटेंसिबल फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग हो गई। ये स्फेरिकल बॉब हो गया। इनिशियली जिस पोजीशन पे मौजूद है इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं मीन पोजीशन। और ये जो पॉइंट ओ है इसको क्या बोलूंगा मैं? ये पॉइंट ओ को पॉइंट ऑफ सस्पेंशन क्या बोलूंगा? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, जहां पे स्ट्रिंग है, सस्पेंडेड है, फिक्स्ड है। अरे क्लियर नहीं क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है क्या आपको? आगे चलते हैं हम लोग। ये स्मॉल एम अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूँ, क्लियर की नहीं क्लियर है? कोई दिक्कत? या अगर मैं इस पॉइंट को ए कंसीडर करता हूँ तो ये ए पॉइंट का कहलाएगा मीन पोजीशन, क्या कहलाएगा? और जब ये पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा होगा तो यानी ये बॉल जब ऑसिलेट कर रहा होगा तो मीन से कहां पर जा रहा होगा? एक्सट्रीम पे। तो यहां मीन से कहां पर आ रहा होगा बोलो? एक्सट्रीम पोजीशन। अरे दिख रहा है क्या? मीन से कौन सी पोजीशन पे आएगा बोलो? एक्सट्रीम पोजीशन, पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी। फिर पॉजिटिव से फिर मीन पे आएगा, मीन से फिर कहां जाएगा बोलो? नेगेटिव एक्सट्रीमिटी। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये ऑसिलेट करते हुए कहां पर पहुंचा बोलो? ये ऑसिलेट करते हुए कहां पर पहुंचेगा? ए से मीन पोजीशन से कहां पर गया? बी पोजीशन। बी क्या होगी? इसकी एक्सट्रीम पोजीशन, पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी। और सी क्या होगी? इसकी नेगेटिव एक्सट्रीमिटी हो गई। इतनी बात समझ में आई क्या आप लोगों को? अरे बोलो भैया, समझ में आएगा इतना? कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई ऑब्जेक्शन? हम लोग क्या कंसीडर करेंगे कि व्हेन बॉब इज एट द पॉइंट बी, यानी जब पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी पे है, तो हाउ मेनी फोर्सेस एक्ट ऑन इट? इसके ऊपर कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं? तो हम लोग देखेंगे इसके ऊपर उस दौरान दो फोर्सेस एक्ट करती हैं। यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा? एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विथ वर्टिकल। थीटा क्या हो जाएगा? एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विथ वर्टिकल। ए से बी तक जब पार्टिकल मूव करके गया तो क्या हुआ? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? x हुआ। कितना हुआ बोलो? x।
अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अच्छा, जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो आप खुद बताइए डिस्प्लेसमेंट कहाँ लगेगा? एक्सट्रीम पोजीशन के तरफ। तो उस दौरान रीस्टोरिंग फोर्स लग रही होगी। रीस्टोरिंग फोर्स कहाँ लग रही होगी? मेन पोजीशन की तरफ। अरे क्लियर ही नहीं क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई ऑब्जेक्शन? एल क्या हो गया आप बताइए? यहां से लेकर यहां तक ये कैपिटल एल क्या हो गया? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो गया। क्या हो गया बोलो? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अरे क्लियर ही नहीं क्लियर है? इतनी बात समझ में आई क्या आप लोगों को? कोई टेंशन, कोई ऑब्जेक्शन तो बताइए। जब बॉब कौन सी पोजीशन पे? बोलो एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो हाउ मेनी फोर्सेस एक्ट ऑन इट? बोलो दो फोर्सेस। एक क्या हो गया? टेंशन इन द स्ट्रिंग। जब किसी चीज को खींचा जाता है उसमें खिंचाव पैदा होता है, समझ रहे हो? तो जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन होता है उसकी तरफ एक फोर्स लगती है, उस फोर्स को हम लोग टेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंशन। जैसे अपने हाथ में कोई आप हैवी चीज उठा के लेकर जाइए तो आपका हाथ जो रहेगा ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, बराबर है कि बराबर है? यहाँ पर क्या रहेगा? अरे बोलो, खिंचाव महसूस करेगा। तो आपके हाथ में उस दौरान जो फोर्स लग रही है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन की तरफ, वो कौन सी फोर्स है? टेंशन। कौन सी फोर्स है? टेंशन। और डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो फोर्स लग रही है वर्टिकली डाउनवर्ड, ये वर्टिकली डाउनवर्ड जो फोर्स एक्ट कर रही है ये क्या हो गया? वेट ऑफ बॉब हो गया, जिसको हमने क्या बोल दिया? mg बोल दिया। क्या बोल दिया? बोलो mg। mg क्या हो गया? वेट ऑफ बॉब हो गया। क्या हो गया? वेट ऑफ बॉब। इतना बात समझ में नहीं? तो आप पहले एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कंसीडर। क्लियर है? कंसीडर अ प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम। कंसीडर प्रैक्टिकल सिंपल pendulum having bob of mass m बराबर है while l is the length of string, length of string, then theta is the angle made by string, made by string with vertical, with vertical। इतना बात समझ में आई? कोई दिक्कत? आगे लिखेंगे if O is the point of suspension of string, point of suspension of string। क्लियर है? क्या दिख रहा है आपको? O क्या हो गया? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ऑफ द स्ट्रिंग हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो इफ O is the point of suspension of string, O पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ऑफ स्ट्रिंग है, उस दौरान पार्टिकल कौन सी पोजीशन पे है? मेन पोजीशन पे। अरे क्लियर है? इफ O is the point of suspension of string बराबर देन A is the mean position of bob which is displaced through displacement x towards, अरे बोलो towards कौन सी पोजीशन है? एक्सट्रीम पोजीशन, towards extreme position B, towards extreme position B। इतना बात समझ में आई नहीं? क्या बोला? अगर O क्या है? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, बराबर है? तो A क्या हो गया? मेन पोजीशन हो गया बॉब की, जो डिस्प्लेस हो रहा है कितने डिस्प्लेसमेंट के साथ? x। बात समझ में आई नहीं? किसकी तरफ? टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन B। अब जब बॉब B पोजीशन पर है तो कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं? अरे बोलो इसके ऊपर टू फोर्सेस। कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं? तो व्हेन बॉब इज एट द एक्सट्रीम पोजीशन हाउ मेनी फोर्सेस एक्ट ऑन इट? टू फोर्सेस एक्ट ऑन इट। अरे क्लियर है? तो हम लिखेंगे व्हेन बॉब इज एट extreme position, when Bob is at extreme position B, two forces acts on it। कितनी फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट करती हैं? दो फोर्सेस एक्ट करती हैं। कितनी बात समझ में आई? जिसमें सबसे फर्स्ट देखते हैं हम लोग, तो सबसे फर्स्ट क्या हो जाएगी? नंबर 1। क्लियर है?
नंबर 1 का है टी। टी क्या हो गया? टेंशन इन द स्ट्रिंग। टी क्या हो गया बोलो? टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन इन द स्ट्रिंग which is acting towards point of suspension, towards point of suspension in vertically upward direction, in vertically upward direction। क्लियर है? दूसरा क्या हो जाएगा आपका? नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका? mg। mg क्या हो गया? वेट ऑफ बॉब हो गया। क्या हो गया बोलो? वेट ऑफ बॉब। तो mg क्या हो गया? वेट ऑफ बॉब which is acting in vertically downward direction, vertically downward direction। इतना समझ में आई बात नहीं? अरे क्लियर है? अब mg जो वेट ऑफ बॉब है बराबर है, इसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे। तो वेट ऑफ बॉब mg is resolved into two vector components, mg को हम लोग क्या करेंगे? दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। क्लियर है? समझ में आई बात नहीं? अरे बोलो भाई। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होना चाहिए? थीटा होना चाहिए। एक बंदा दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है आपको? ए ओ बी आए, दिखा? ए ओ बी आए तो यहाँ पे एंगल थीटा था, दिख रहा है? फिर एम जी बी और आगे चलेंगे, एम जी बी आगे चलेंगे तो ये एफ बना कि नहीं बना? और जब एफ बनता तो कौन सा एंगल होता है? अरे बोलो, कौन सा एंगल होता है? करस्पॉन्डिंग एंगल होता है, अल्टरनेट एंगल होता है, या फिर अपोजिट एंगल होता है? कौन सा एंगल हुआ? अरे बोलो, करस्पॉन्डिंग में अल्टरनेट को डिसाइड करो मैथ्स के स्टूडेंट आप लोग। यहाँ पर भी थीटा बन गया, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा हो सकता है। क्लियर है? अब आगे इसको एक ये कंपोनेंट हो गया वर्टिकली डाउनवर्ड, और ये दूसरा कंपोनेंट हो गया जो कहाँ लग रहा है? मेन पोजीशन की तरफ। कहाँ लग रहा है? मेन पोजीशन की तरफ। दिख रहा है? हमेशा जिसके साथ एंगल बनता है बच्चों वो क्या होता है? कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस। इसको रिजॉल्व करना है mg को, तो ये वाले कंपोनेंट का नाम क्या हो जाएगा? mg cos थीटा। और ये मेन पोजीशन की तरफ लग रहा है इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? mg sin थीटा। इतना मत समझ में कि नहीं? पोटेंशियल कोई ऑब्जेक्शन? तो कितने कंपोनेंट में रिजॉल्व हुआ? दो, जिसमें से पहला कंपोनेंट कौन सा हो गया? mg cos थीटा। अरे बराबर है, कौन सा हो गया ब्रो? mg cos थीटा। अरे क्लियर है? ये क्या हो गया? वर्टिकली डाउनवर्ड कंपोनेंट, वर्टिकली डाउनवर्ड कंपोनेंट। अरे बराबर है कि बराबर है? कैसा कंपोनेंट है बोलो? वर्टिकली डाउनवर्ड कंपोनेंट, जो किसको बैलेंस कर रहा है बताइए? टेंशन को। अरे बराबर है कि बराबर है? किसको बैलेंस कर रहा है? टेंशन को बैलेंस कर रहा है। तो वर्टिकली डाउनवर्ड कंपोनेंट which balances the tension in the string, which balances the tension in the string। इसलिए T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो? mg cos थीटा हो जाएगा। T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg cos थीटा। यहाँ पे कौन सी इक्वेशन होगी बोलो? फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा, सेकंड कंपोनेंट क्या? mg sin थीटा। अरे बराबर है? ये कैसा कंपोनेंट है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। कैसा कंपोनेंट है बोलो? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। बराबर है? विच इज एक्टिंग
टुवर्ड्स, बोलो कौन सी पोजीशन, मेन पोजीशन, विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स अ मेन पोजीशन की तरफ जो लगता है उसको क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। इसीलिए ये नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स मेन पोजीशन हेंस प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सी फोर्स प्रोवाइड करेगा, देखो सेंट्रीपिटल फोर्स बोल भी रहे हैं, रीस्टोरिंग फोर्स, सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स आता है मैडम। तो हेंस प्रोवाइड नेसेसरी रीस्टोरिंग फोर्स। कौन सी फोर्स बोलो, रीस्टोरिंग फोर्स। ऑसिलेशन में रीस्टोरिंग फोर्स होती है। अरे बराबर है, कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई ऑब्जेक्शन तो बताइए। आगे प्रोसीड करूं, तो जब आगे प्रोसीड करेंगे तो रीस्टोरिंग फोर्स यानी F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg sin थीटा। आप देख रहे हैं F और mg sin थीटा दोनों डायरेक्शन सेम था, बराबर है। तो इसलिए F इज इक्वल टू क्या हो गया, बोलो mg sin थीटा हो गया। F इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, mg sin थीटा। ये कौन सी इक्वेशन होगी आपकी, सेकंड इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन होगी बोलो। अब आप बताइए, एक चीज यहाँ पे गायब है, क्या गायब है बता सकते हैं, बोलो। नहीं बोलेंगे, हाँ क्या गायब है, माइनस साइन। क्या गायब है बोलो, माइनस साइन। दिखा, तो रीस्टोरिंग फोर्स से पहले क्या F इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, माइनस kx था ना, इसलिए यहाँ पे कौन सी साइन आएगी बोलो, माइनस साइन। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला, माइनस mg साइन थीटा। ये लगाना बहुत जरूरी होता है बच्चों। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हुई, कौन सी इक्वेशन होगी आपकी, सेकंड इक्वेशन होगी। अब आपको क्वेश्चन जो आएगा सिंपल पेंडुलम के ऊपर वो इस तरह से आएगा, कई टाइप के क्वेश्चन फ्रेम करेगा। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये होगा कि प्रूव दैट द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम परफॉर्म्स एन ऑसिलेटरी मोशन। ये प्रूव करो कि बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है वो ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन पूछेगा कि इफ द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम परफॉर्म्स द ऑसिलेटरी मोशन देन डिराइव द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। इतना बात समझ में नहीं आ रही है। तीसरे टाइप का क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्रूव दैट द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम, प्रूव दैट द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ बॉब। आप ये प्रूफ कीजिए कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है वो मास ऑफ बॉब के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इसको क्या कीजिए आप, प्रूफ कीजिए। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, कोई टेंशन कोई ऑब्जेक्शन। तो हम लोगों ने क्या लिख दिया यहाँ पे, F इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस mg sin थीटा। अरे क्लियर की नहीं क्लियर, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अगर क्या देखते हैं, F इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, माइनस mg sin थीटा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे जो एंगल बनेगा थीटा वो बहुत स्मॉल होगा। थीटा क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा। इतना बात समझ में नहीं। तो जब थीटा बहुत स्मॉल होगा तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, अरे बराबर है, क्लियर है, कितना है, लेस देन 10 डिग्री। सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, बराबर, दैट इज थीटा इज लेस देन 10 डिग्री, 10 डिग्री से भी कम है। देयरफॉर इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए आपका साइन थीटा ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगी इसके, बोलो थीटा के। साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली इक्वल मान लेंगे हम लोग किसके, थीटा के। अरे क्लियर है। और यहां पर हम लोग डायग्राम से क्या देखेंगे, तो डायग्राम से साइन थीटा का फॉर्मूला अगर लगाएंगे आप, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अरे बोलो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस होता है, बराबर है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे फ्रॉम डायग्राम, कहां देखेंगे बोलो, फ्रॉम डायग्राम, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, फ्रॉम डायग्राम। जब डायग्राम से हम लोग देखेंगे तो अपने को वैल्यू क्या मिल जाएगी, डायग्राम से देखेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट अपॉन बोलो हाइपोटेनस होता है, बराबर है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट की वैल्यू क्या है आपके पास, थीटा के अपोजिट क्या है, एक्स है, दिख रहा है। और हाइपोटेनस क्या हो गया आपका, ये एल है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो ये भी क्या होगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होगा, अरे बराबर है, कोई दिक्कत। इतना बात समझ में नहीं। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट क्या था आपका, एक्स था, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा आपका, एल हो जाएगा। इतना बात समझ में आ रही है क्या आपको, कोई दिक्कत, अरे बोलो, इतना बात समझ में नहीं, समझ गए। तो इसको मैं स्मॉल एल कंसीडर करता हूँ, इसको क्या कंसीडर करता हूँ मैं, स्मॉल एल, क्योंकि आइडियली स्ट्रिंग का होना चाहिए इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए,
लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं, थोड़ा बहुत एक्सटेंशन तो होगा ही होगा, इसलिए इसकी लेंथ को स्मॉल एल बोला गया। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना मिल गया आपको, x बाय एल मिल गया। क्या मिल गया, x बाय एल। इतनी बात समझ में आएगी आपको। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, जब साइन थीटा इज इक्वल टू x बाय एल मिल गया, क्लियर है, चलो ठीक है, इसको आगे मैं रब करके कंटिन्यू करता हूँ। तो साइन थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या मिल गया आपको, x बाय एल मिल गया। इतना बात समझ में आएगी आपको, कोई दिक्कत? अरे बोलो भाई। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। x बाय एल आ गया, क्या आ गया, तो उसको आप साइन थीटा भी लिख सकते हो, f इज इक्वल टू माइनस mg साइन थीटा भी लिख सकते हैं आप। और जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया था, साइन थीटा इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर हो गया था, थीटा के। तो आप इसको और क्या मॉडिफाई करके लिख सकते हो, f इज इक्वल टू माइनस mg थीटा भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। इतना बात समझ में आएगी नहीं, कोई दिक्कत? लेकिन मैंने इसको इसी तरह से रहने दिया ताकि आपको समझ में आए। साइन थीटा का मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, अरे क्लियर है। अभी लिखेंगे हम लोग ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ साइन थीटा इन सेकेंड इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन रखने जा रहा हूं मैं, सेकेंड इक्वेशन में। तो क्या होगी इक्वेशन, f इज इक्वल टू माइनस mg साइन थीटा था, तो माइनस mg साइन थीटा की प्लेस पे क्या रख दूंगा मैं, x बाय एल। तो f इज इक्वल टू ये जो mg था माइनस mg, यानी mg बाय एल लिखा मैंने, बराबर है, इनटू माइनस ऑफ x को एक तरफ लिख दिया मैंने। अब m क्या था, मास ऑफ बॉब था, g क्या था आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, l क्या था आपका लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो मास ऑफ बॉब भी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कांस्टेंट, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अरे बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सिंस mg बाय l, mg बाय l इज इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट। तो mg बाय l कांस्टेंट होने की वजह से f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, माइनस x हो गया। और ये लीनियर एसएचएम में किसी भी चीज को प्रूव करना होता है तो हम लोग ये लिखते हैं क्या, कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, बोलो माइनस x। ये प्रूफ कर दीजिए आप। अगर एंगुलर एसएचएम है तो आप ये प्रूफ कर दीजिए टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। और अगर लीनियर एसएचएम है तो आप ये प्रूफ कर दीजिए कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x या a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x, ये मतलब एक्सेलरेशन। तो प्रूव हो जाएगा कि ये पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है, बोलो लीनियर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट टाइप क्वेश्चन जो आपको सिंपल पेंडुलम पे फ्रेम होगा वो ये होगा कि प्रूव दैट बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम परफॉर्म्स एन ऑसिलेटरी मोशन दैट इज लीनियर एसएचएम, बराबर है। तो ये फार्मूला हमने लिख दिया, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x। कैसे प्रूव किया समझ में आया आपको, क्लियर है। तो पहले देखा mg cos थीटा किसको वैल्यू करता है, टेंशन को। तो mg इज इक्वल टू क्या लिख दिया, mg cos थीटा इज इक्वल टू टेंशन। mg sin थीटा जो था मीन पोजीशन की तरफ लगा था, इसलिए रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड किया, इसलिए f इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा लिख दिया मैंने। तो मैंने आपको बताया था रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लगती है, बराबर है। तो इसलिए माइनस f इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा लिख दिया। थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल थी, बराबर है, लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस की, लेस देन 10 डिग्री थी, इसलिए अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर हो जाएगी। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, f इज इक्वल टू माइनस mg थीटा। समझा इतना? अब डायग्राम से देखते हैं हम लोग। तो sin थीटा क्या था, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट थीटा के अपोजिट x था और हाइपोटेनस क्या था, l था, इसलिए sin थीटा इक्वल टू x बाय l। हम लोगों ने sin थीटा की जगह पे यहां पे वैल्यू लिखा x बाय l, माइनस को x के साथ लिख दिया, mg बाय l कांस्टेंट था, इसलिए f इज डायरेक्टली टू क्या हो गया, बोलो माइनस ऑफ x हो गया। अरे क्लियर है, इतनी बात समझ में आएगी नहीं, कोई दिक्कत? तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ, it is the representation of linear SHM. Hence, bob of simple pendulum. Hence, bob of simple pendulum performs. अरे बोलो oscillatory motion. इतनी बात समझ में आई कि आप लोगों को कोई डाउट? तो फर्स्ट अगर क्वेश्चन अगर पूछा तो आपको ऐसा करना है। अगर आपको इन केस आपको बोला कि डिराइव द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम, या ऐसा बोल दिया शो दैट टाइम पीरियड ऑफ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ बॉब, ये प्रूफ करो। तो ये प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यही पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन ये तो हमने किया है, यानी mg by l into माइनस x, ये करने की जरूरत नहीं, यानी इसी इक्वेशन के बाद से कंटिन्यू कर देना रहेगा। तो कहां से कंटिन्यू करना रहेगा, यहां से, इस इक्वेशन के बाद से कंटिन्यू कर देना। अरे क्लियर है। तो हम लिखते हैं यहां पे, मैं लिख देता हूं इसलिए फॉर टाइम पीरियड
फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। समझा? अरे क्लियर है? कोई दिक्कत? या कोई एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है ऐसा। आपको क्या करना पड़ेगा, इसी इक्वेशन के बाद से डायरेक्ट कंटिन्यू कर देना। अगर आपको प्रूफ करने के बोला कि आप प्रूफ कीजिए कि वो ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो आपको यहाँ तक करके छोड़ देना है। अगर आपको बोला कि टाइम पीरियड फाइंड आउट कीजिए, तो आपको यहाँ से आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। समझ गए इतना? अरे क्लियर है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? क्लियर है? इज देयर एनी डाउट? प्रोसीड करूं? किसी को भी दिमाग में कुछ भी चल रहा है तो पूछ लो मुझसे। चलो ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। f इज इक्वल टू माइनस mg x बाय l है ना, तो हम लोग क्या लिख देंगे, देयरफॉर f इज इक्वल टू माइनस mg x बाय का लिख दिया मैंने, l लिख दिया। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? नहीं बताओगे? कुछ जानोगे अकेले के लिए? नहीं बताओगे मुझे? बताओ, बताने से काम बढ़ता है। नहीं बताएंगे? देखो, ये मुझे फोर्स का फॉर्मूला बता रही है प्रेशर के फॉर्म में। वाह भाई वाह, ज्ञानी अंतर्ज्ञानी है आप। फोर्स का फॉर्मूला न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। देयरफॉर फोर्स की जगह पे लिखूंगा मैं मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, इस तरफ क्या आ जाएगा, माइनस mgx बाय क्या हो जाएगा, l। दिख गया? जैसे ही सेम दिखा इसी का होगा, इनकाउंटर होगा, और कुछ नहीं हो सकता उसके अलावा। समझ में आया कि नहीं आया? और देखते देखते खल्लास। समझ में आया कि नहीं आया? क्या मिल गया आपको? बोलो 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 बोलो। a इज इक्वल टू माइनस जी एक्स बाय क्या मिल गया, l। तो a इज इक्वल टू माइनस जी एक्स बाय l मिल गया। दिख रहा है? माइनस जी एक्स बाय l ऑन टेकिंग मैग्नीट्यूड। अब x को इस तरफ भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, a बाय x इज इक्वल टू, इधर क्या मिल गया, माइनस g बाय l। अरे बोलो ना भाई, समझा क्या इतना? क्या आंसर गया? अब हम लोग क्या लिखते हैं, ऑन टेकिंग मैग्नीट्यूड। ऑन टेकिंग मैग्नीट्यूड, समझ में आया? ऑन टेकिंग मैग्नीट्यूड तो क्या मिल जाएगा, a बाय x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, g बाय l। कोई दिक्कत? अरे बोल दो ना मेरे भाई, जान लोगे क्या मेरी? चलें आगे। तो एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर आ गया, g बाय l के। किसके बराबर आया, g बाय l। अरे कोई दिक्कत? अब चलते हैं हम लोग। सिंस फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड इज, इसको मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर 3। क्या बोलूंगा, फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड। फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड समझ में आया? क्या होता है मेरे भाई? अरे बोल दो जल्दी से, बोल दो बहुत आसान है। नहीं बोलोगे, t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। इतना समझ में आया क्या? तो फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड का t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। ये ओमेगा आया कि नहीं आया आपको? अरे बोलो ना। इसको मैं बोलता हूं इक्वेशन नंबर 4। क्या बोलता हूं, इक्वेशन नंबर 4। सिंस इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन इज, इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन इज, एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या होती है, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। a इज इक्वल टू क्या होती है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो x को इस तरफ भेज दीजिए तो क्या मिल जाएगा आपको? अरे बोलो, क्या मिल जाएगा आपको, a बाय एक्स इज इक्वल टू क्या मिल गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर। अरे बराबर है? क्लियर? ऑन टेकिंग मैग्नीट्यूड, ऑन टेकिंग मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ले लिया तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू a बाय एक्स। तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या मिल गया, a बाय एक्स। ओमेगा की वैल्यू को कहां रखूंगा मैं, फोर्थ इक्वेशन में। अरे बराबर है? बोलो ना। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ ओमेगा इन फोर्थ इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन रखूंगा, फोर्थ। तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, बोलो, t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा था ना, उसकी जगह पे क्या जाएगा, अंडर रूट a बाय x हो जाएगा। अरे बराबर है? आ गया ना काम तमाम? समझ में आई बात नहीं? a बाय x किसके बराबर था, g बाय l के। कौन सी इक्वेशन के हिसाब से, थर्ड। समझ में आया? चमका सबको? तो देखो, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन कुछ ज्यादा ही दूर से बोल दिया मैं। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन a बाय x की जगह पे क्या रख दूंगा, g बाय l। तो क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई बाय अंडर रूट g बाय l हो जाएगा। अरे मिल गया? t इज इक्वल टू क्या मिल गया, t इज इक्वल टू 2 पाई बाय अंडर रूट ऑफ क्या मिल गया, g बाय l। इतना समझ में आएगा सबको? कोई टेंशन, कोई ऑब्जेक्शन? तो क्या मिला हम लोगों को, समझ में आया आपको?
टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट क्या मिल गया जी बाय एल। तो सिंस देखो उसी को कंटिन्यू करता हूं मैं यहाँ पे, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय अंडर रूट ऑफ क्या था जी बाय एल था। अभी जी बाय एल को ऊपर लेकर जाऊंगा तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय क्या आ जाएगा जी आ जाएगा। अरे बोलो समझ में आया, कोई दिक्कत? यहाँ पे मिल गया है लोगों को। तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, यानी टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के साथ क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बढ़ाओगे तो टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम क्या हो जाएगा बढ़ता चले जाएगा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ाओगे तो टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम क्या हो जाएगा कम होता चला जाएगा। अरे समझ में आया क्या? कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई ऑब्जेक्शन? अफवान भाई सदमे में चलेगी क्या? इधर देखो ना भाई, मेरी तरफ देखो, समझ में बेहतरीन, ध्यान इधर ही होना चाहिए। जब हीरो इधर है तो ध्यान भी इधर ही होना चाहिए, समझ में बेहतरीन। कोई दिक्कत? तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी मिल गया। आप बताओ कहीं पर मास दिखाई दे रहा है क्या ये फॉर्मूले में? नहीं। तो इसीलिए आपको क्वेश्चन पूछा था कि शो दैट टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ बॉब। ये दिखाओ कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम मास ऑफ बॉब के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। मैंने आपको बताया क्वेश्चन कॉन्सेप्ट कितना एक, लेकिन पूछने का तरीका कितना तीन। इतना बात समझ में नहीं। पहला क्या बोलेगा, प्रूव करो कि बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है वो क्या परफॉर्म कर रहा है ऑसिलेटरी मोशन। दूसरा बोलेगा सिंपल सादा सीधा डिराइव द फार्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तीसरा मसाला लगाकर बोलेगा कि ये दिखाइए आप कि बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है समझ में है वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अब देखो एक क्वेश्चन पूछूंगा, एक क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर, बराबर है। तो क्या क्वेश्चन था, यानी जब AIEEE का एग्जाम हुआ करता था उसमें क्वेश्चन बोला कि एक बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम है, वुडन ब्लॉक से बना हुआ है, एक लकड़ी का क्या बना हुआ है बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम बना हुआ है। उसको हटा दिया गया बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम, उसकी जगह पे अर्थ जो कि खुद एक स्फेरिकल इन शेप है, उस बॉब वुडन ब्लॉक को हटा के उसकी जगह पे अर्थ को एज अ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम लगा दिया गया। तो टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा बताओ। तो ऐसा क्वेश्चन था, टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम विल इंक्रीजेस डिक्रीजेस रिमेन सेम नन ऑफ दीस। क्या रहेगा रिमेन सेम। क्यों रिमेन सेम? क्योंकि मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। वुडन ब्लॉक बताने का मकसद क्या था उसका, ताकि मालूम पड़े कि पहले हल्का था बाद में बहुत वजन हो गया, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इतना समझ में आया बच्चों? तो t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। देखो वो चिन्ह तक कैसे किया मैंने, देखो f इक्वल टू माइनस mgx बाय l लिया, f की जगह क्या लिख दिया मामा, दिखा m मामा कैंसिल, दिखा कि नहीं दिखा, क्या बचा a इक्वल टू माइनस gx बाय l। ये x इधर इसका जोड़ीदार था इसलिए इस तरफ लेकर आ गया, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है इसको। इक्वल टू माइनस g बाय l, कोई भी चीज मैं नेगेटिव आदमी नहीं हूं, मुझे नेगेटिविटी पसंद नहीं, जो नेगेटिव होता है उसको भी मैं पॉजिटिव बना देता हूं, मैंने मैग्नीट्यूड में डाल के पॉजिटिव बना दिया, कोई दिक्कत। a बाय x इक्वल टू g बाय l पॉजिटिव हो गया। ये कौन सी इक्वेशन है बच्चों मेरी थर्ड। टाइम पीरियड का फार्मूला जो बचपन से पढ़ते हैं वो बचपन तक चलेगा, क्या था t इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, बराबर है। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर x होता है। तो मैं जोड़ीदार हमेशा x a के साथ होना चाहिए, तो a बाय x कर दिया, माइनस ओमेगा स्क्वायर बचा, तो ओमेगा स्क्वायर मैग्नीट्यूड ले लिया माइनस से क्या बन गया ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू a बाय x बन गया। तो ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट क्या हो गया मेरे भाई a बाय x क्यूब, इसके ऊपर स्क्वायर लगा था। तो अब ये जो फार्मूला था ओमेगा, मैं बोला फोर्थ इक्वेशन में मैं ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट a बाय x रखूंगा, तो मैंने a बाय x रख दिया, कोई जुर्म किया नहीं। फिर थर्ड इक्वेशन में मैचिंग था a बाय x इसके g बाय l के, गूगल समझ में आया क्या, t इक्वल टू 2 बाय अंडर रूट g बाय l लिख दिया, इसको उल्टा किया तो क्या हो गया l बाय g हो गया। और ये प्रूव हो गया कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जो होता है वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इतना बात समझ में। अब मैं आप लोगों को इसी में शॉर्ट टॉपिक बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछेगा आपको, ये 3 मार्क्स के लिए। लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम, लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, सुपरपोजिशन ऑफ वेव की, यानी वेव चैप्टर की बात करते हैं, तो जिस तरह से वहां पे लॉज ऑफ स्ट्रेट स्ट्रिंग आता है, क्या होता है फॉर्मूला वहां पे n इक्वल टू 1 बाय 2 पाई अंडर रूट d बाय m। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? वैसे ही फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर भी पूछा जाता है। अरे क्लियर है? टाइम पीरियड का फॉर्मूला वहां पे होता है t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट क्या हो जाता है अंडर रूट d बाय m हो जाता है, कोई दिक्कत? इतना मत समझेगी नहीं। तो वहां पे जैसे क्या होता है वाइब्रेशन ऑफ, लॉज ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेट स्प्रिंग पूछा जाता है,
वैसे ही यहाँ पे बोला जाता है लॉ ऑफ सिंपल पेंडुलम लिखिए, क्लियर है? तो टाइम पीरियड के फॉर्मूले को देखकर बता देना है। पहला लॉ ऑफ लेंथ हो गया, पहले क्या होता है लॉ ऑफ लेंथ, फर्स्ट होता है लॉ ऑफ लेंथ, बहुत इजी है। लॉ ऑफ लेंथ दिख रहा है आपको? लॉ ऑफ लेंथ में क्या बोला गया, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होता है, क्लियर है? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो गया। दूसरा क्या आता है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या बोलेगा, जो मैं बोलूंगा वही आपको वर्डिंग फॉर्म लिखना है। T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ G, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, अरे क्लियर है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। थर्ड हो गया आपका लॉ ऑफ मास, अरे क्लियर है, लॉ ऑफ मास में क्या मेंशन करेंगे आप, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जो होता है बराबर है वो क्या होता है, तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑन मास, और दिखा इंडिपेंडेंट ऑन मास होता है, मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। फोर्थ लॉ ऑफ सिंक्रोनस, इसी को और क्या रहता है एम्पलीट्यूड, तो लॉ ऑफ सिंक्रोनस हो गया, क्या हो गया लॉ ऑफ सिंक्रोनस, टाइम पीरियड जो होता है समझ में आया सिंपल पेंडुलम का, वो एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड, डज नॉट डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। आपको बता दिया फ्री फुकट में 10 करोड़ की बात, समझ में आया? तो टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, लेंथ बढ़ाओगे टाइम पीरियड बढ़ेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ाओगे तो टाइम पीरियड कम होगा, मास बढ़ाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एम्पलीट्यूड बढ़ाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे बात खत्म हुई, किसकी बात खत्म हुई मेरे भाई? अरे बोलो टाइम पीरियड ऑफ, अरे बोलो सिंपल पेंडुलम की, एक मतलब देख लो बन की आंख से। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे अरे बच्चों सेकेंड्स पेंडुलम। क्या कलाकारी है, क्या शाहकार है, समझ में आया कि नहीं? सेकेंड्स पेंडुलम की बात करते हैं हम लोग। सेकेंड्स पेंडुलम किसको बोलते हैं बोलो? तो ऐसा सिंपल पेंडुलम बराबर है, क्लियर है, जिसका टाइम पीरियड कितना हो 2 सेकेंड हो और लेंथ ऑफ स्प्रिंग कितना हो 1 मीटर हो, क्लियर है? द सिंपल पेंडुलम which having time period of 2 seconds and length of the string is 1 meter is called as seconds pendulum। क्या बोला जाता है seconds pendulum, बराबर है? आपको बोलेगा prove that length of a string of seconds pendulum is of 1 meter, is of 1 meter। आप ये प्रूफ कीजिए क्या कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम जो कितना है 1 मीटर है। हम लिखेंगे सिंस फॉर्मूला ऑफ सिंपल पेंडुलम इज, फॉर्मूला ऑफ सिंपल पेंडुलम इज t is equal to 2 pi under root L by G, t is equal to 2 pi under root, क्लियर है? हमने लिखेंगे यहाँ पे चूंकि क्या टाइम पीरियड सेकेंड्स पेंडुलम कितना है 2 सेकेंड है, अरे बराबर है टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम इज 2 सेकेंड, बराबर। देयरफॉर इस टी की जगह पे लिख दूंगा 2 लिख दूंगा, इज इक्वल टू 2 पाई हो जाएगा अंडर रूट L बाय G हो जाएगा। अंडर रूट क्या हो जाएगा मेरे भाई? अरे बोलो ना भाई क्या हो जाएगा भाई जी? देखो मैचिंग हुआ, इनकाउंटर शुरू, डिस्को समझ में आएगी? इधर क्या बचा अभी 1, देखा ये पाई बचा इधर, और इधर क्या बचा L बाय, आप लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग
बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई 1, पाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा पाई, तो 1 स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू पाई स्क्वायर और क्या हो जाएगा एल बाई जी, क्योंकि रूट का जब स्क्वायर होगा तो रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा। क्लियर है? तो एल बाई जी मिल गया आपको। हमको लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मालूम करना था इसलिए जी यहाँ पे डिवाइड में था तो इस तरफ 20 देंगे, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा बराबर है। यहाँ पर बचेगा 1 पाई स्क्वायर इनटू एल, पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई फॉर्म में था, इस तरफ आगे किस में हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा पाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एल हो जाएगा। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं कि भाई जी की वैल्यू कितना होती है 9.8 होती है और पाई की वैल्यू कितना होती है 3.14, द होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है एल होता है। क्लियर है? तो अगर देखेंगे अप्रोक्सीमेट 9.8 है और इसको भी हम लोग अप्रोक्सीमेट 9.8 ही ले सकते हैं, अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूं मैं, तो इसको कैंसिल करेंगे तो L इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना मीटर हो जाएगा बोलो 1 मीटर हो जाएगा। अरे क्लियर है? ये चीज मैंने आपको बता दिया, इतना मत समझ में कि नहीं। अब हम लोग क्या देखेंगे डिफरेंस बिटवीन कोनिकल पेंडुलम एंड सिंपल पेंडुलम देखेंगे। ठीक है, तो अभी डिफरेंस देखते हैं हम लोग, डिफरेंस बिटवीन कोनिकल पेंडुलम एंड सिंपल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम और सिंपल पेंडुलम के बीच का डिफरेंस देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बच्चों, ये क्या होना चाहिए आपको याद होना चाहिए, बाहर होना चाहिए। क्लियर है? या बाहर यही बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और नीट और जेडबी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इसका डिफरेंस मालूम होना चाहिए। अरे बराबर है? यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो प्लेन ऑफ ट्रेजेक्टरी होता है यानी ट्रेजेक्टरी मोशन, क्लियर है, और प्लेन ऑफ मोशन, ट्रेजेक्टरी ऑफ मोशन और प्लेन ऑफ मोशन दोनों के दोनों कैसा होता है हॉरिजॉन्टल। कैसा होता है बोलो हॉरिजॉन्टल। अरे बराबर है? यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सर्कल बनता है। क्लियर है? ट्रेजेक्टरी ऑफ मोशन भी और प्लेन ऑफ मोशन भी दोनों हॉरिजॉन्टल सर्कल बनाते हैं। यहाँ पर ट्रेजेक्टरी ऑफ मोशन और प्लेन ऑफ मोशन दोनों के दोनों कैसा सर्कल बनाते हैं बोलो वर्टिकल सर्कल। कैसा सर्कल बनाते हैं बोलो वर्टिकल सर्कल का पार्ट होता है ये और ये हॉरिजॉन्टल सर्कल का पार्ट होता है। कोनिकल पेंडुलम की बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा बचपन में, क्लियर है, दिवाली या ईद वगैरह के मौके पे झूले वाला आता था, उसके ऊपर साइड साइड में से घोड़ी गाड़ी बनी रहती थी। हम लोग जाते थे मम्मी पापा के साथ झूला झूलूंगा उसके ऊपर बिठाते थे हम लोग को। वो 2 रुपया 5 रुपये लेता था, वो घोड़े गाड़ी में हम लोग बैठ जाते थे। ऐसे समझ में आया कि नहीं आया? और क्या करता था वो घुमाता था फिर हम लोग को। तो उस घोड़े से क्या होती थी एक रस्सी बंधी रहती थी ऊपर टॉप पोजीशन पे, जब वो घुमाना शुरू करता था सब बच्चे ऐसे ऐसे मूव करना शुरू करते थे। उस दौरान जो सर्कल बनना था ना, बराबर है, आप जो थे किसी जैसा बिहेव करते वहां पे। अरे बोलो कोनिकल पेंडुलम की जैसा, किसी जैसा कोनिकल पेंडुलम। अरे क्लियर ही नहीं क्लियर है? वो कोनिकल पेंडुलम की एग्जांपल होगी। तो आप ऐसा ऐसा घूम रहे थे, इसलिए कौन सा सर्कल बना हॉरिजॉन्टल। क्लियर की नहीं क्लियर है? कौन सा सर्कल बना बोलो हॉरिजॉन्टल सर्कल। और यहाँ पर जो सर्कल बनता है किसमें सिंपल पेंडुलम के अंदर, तो सिंपल पेंडुलम केस में जो सर्कल बनता है वो किसका पार्ट होता है बोलो वर्टिकल सर्कल का। किसका पार्ट होता है वर्टिकल सर्कल। इतना बात समझ में कि नहीं? कोई दिक्कत? दूसरी बात, यहाँ पर सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ, सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ जो फोर्स लगती है कौन सी फोर्स होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सी फोर्स होती है? हाँ, तो फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कल इज सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसका फॉर्मूला क्या है mv²/r। अरे बराबर है? इसका फॉर्मूला क्या होता है बोलो mv²/r। और यहां पर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर सेंटर ऑफ वर्टिकल सर्कल की तरफ जो फोर्स लगती है उसको हम लोग कौन सी फोर्स बोलते हैं? अरे बोलो रिस्टोरिंग फोर्स। कौन सी फोर्स बोलते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। इतना बात समझ में आ रही है? कौन सी फोर्स बोलते हैं बच्चों? रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। अरे क्लियर है? वहां पर अगर आप देखेंगे उसके डेरिवेशन में अगर आप देखेंगे कि आपको नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा था, तो वहां पे नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स आपको प्रोवाइड कर रहा था। टेंशन को हमने रिजॉल्व किया था, तो वहां पे नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स आपको प्रोवाइड कर रहा था F = T sin थीटा। बराबर है? और यहां पर हम लोग देखते हैं फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर ऑफ वर्टिकल सर्कल। बराबर है? कौन सी फोर्स होती है? रिस्टोरिंग फोर्स। और यहां पर रिस्टोरिंग फोर्स का जो फॉर्मूला है बच्चों
हो गया था f इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा, माइनस एम जी साइन थीटा। ये फर्क है, ये फर्क है बच्चों, क्लियर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। यहां पर जो टाइम पीरियड की वैल्यू आई थी t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा बाय जी आया था। यहां पर टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला आया था t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी था। यानी यहां पर टाइम पीरियड की वैल्यू हमेशा एंगल के ऊपर क्या करेगी, डिपेंड करेगी। लेकिन यहां पर t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी था, किसी भी एंगल के ऊपर डिपेंड होने वाला नहीं है। इतना बात समझ में नहीं? अरे बोलो, कोई दिक्कत, कोई टेंशन? आगे चलते हैं हम लोग। यहां पर स्ट्रिंग कभी भी हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकती है, इतना बात समझ में नहीं? और हमेशा स्ट्रिंग क्या करती है, हॉरिजॉन्टल सर्कल के साथ एंगल बनाती है, और कभी भी हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकती है। तो हम लोग बोलेंगे स्ट्रिंग ऑलवेज फॉर्म एंगल विथ हॉरिजॉन्टल बट कांट बी हॉरिजॉन्टल। स्ट्रिंग जो है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ, हॉरिजॉन्टल सर्कल के साथ एंगल बनाती है, लेकिन खुद कभी हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर स्ट्रिंग, ये समझ लो, ये क्या था, बॉब ऑफ कोनिकल पेंडुलम था, ये रिजिड सपोर्ट हो गया, बराबर है। अगर मैं बोल रहा हूं कि ये जो स्ट्रिंग है, जो स्ट्रिंग यहाँ पे थी और कैसे सर्कल में मूव कर रही थी, ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रही थी, तो इसलिए यहाँ पे एंगल कितना था, थीटा था। मैं बोल रहा हूँ ये स्ट्रिंग कभी भी हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकती है। क्यों? अगर ये स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हुई तो ये मूव करते करते एंगल बढ़ते बढ़ते यहाँ तक हो जाएगा, इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल। तो जब यहाँ और ये वर्टिकल के साथ एंगल कितना हो जाएगा, 90, और cos 90 कितना होता है, cos 90 कितना होता है, 0। तो ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो टाइम पीरियड मिल पाएगा क्या, नहीं। इसलिए यहाँ पर कभी भी स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकती है। यहाँ पर तो ये एंगल के ऊपर डिपेंड ही नहीं है। अरे बराबर है। तो इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्ट्रिंग क्या हो सकती है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हो सकती है। स्ट्रिंग में बिकम हॉरिजॉन्टल इन पोजीशन, हॉरिजॉन्टल इन पोजीशन। अरे समझ में बात ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे एंगल के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ये डिफरेंस होता है बच्चों, दिस डिफरेंस। अरे बराबर है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सर्कल बनता है, यहाँ पे कैसा सर्कल बनता है, वर्टिकल सर्कल, बराबर है। ट्रेजेक्टरी ऑफ मोशन, प्लेन ऑफ मोशन होता है हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे वर्टिकल होता है। यहाँ पर जो फोर्स लगती है सेंटर की तरफ, वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, जो किसके बराबर थी, F इक्वल टू T sin थीटा के बराबर थी। यहाँ पर जो होती है रिस्टोरिंग फोर्स होती है, जो F इक्वल टू माइनस MG sin थीटा के बराबर होती है। यहाँ पे टाइम पीरियड का फार्मूला T इक्वल टू 2 पाई रूट L cos थीटा बाय G होता है, यानी एंगल पे डिपेंड करता है। यहाँ पे T इक्वल टू 2 पाई रूट L बाय G होता है, जो एंगल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। स्ट्रिंग यहाँ पे हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी, इसलिए यहाँ पे cos थीटा आया। और कभी भी हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकती है, यहाँ पर एंगल के ऊपर डिपेंड ही नहीं था, इसलिए कभी भी स्ट्रिंग हो सकती है, हॉरिजॉन्टल हो सकती है। अब हमारा जो आगे का टॉपिक रहेगा वो डैम्प्ड ऑसिलेशन का रहेगा, और उसके बाद हमारे चैप्टर का अंतिम संस्कार हो जाएगा। बच्चों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से ऑसिलेशन परफॉर्म करे कि उसका एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली क्या होते जाए, डिक्रीज होते चली जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन बोलते हैं। क्योंकि आपको सोचिए कि अगर कोई बंदा है स्विंगिंग ऑन द स्विंग, झूले पे झूला झूल रहा है, वो एक मर्दा फोर्स लगाई जाएगी तो वो क्या करेगा, ऑसिलेट करता रहेगा, लेकिन एयर के रेजिस्टेंस की वजह से उसका एम्पलीट्यूड क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते चले जाएगा। इसी तरह से बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम ले लिया जाए, तो बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या करेगा, मूव करेगा, लेकिन एयर के रेजिस्टेंस की वजह से उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, ग्रेजुअली डिक्रीज होते चले जाएगा, और फाइनली वो रेस्टिंग कंडीशन में आ जाएगा। तो ऐसा ऑसिलेशन जब क्या होते रहे, ऑब्जेक्ट का एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डिक्रीज होता रहे, तो इस तरह के ऑसिलेशन को हम लोग कौन सा ऑसिलेशन बोलते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन बोलते हैं। अरे क्लियर की नहीं क्लियर है? तो डैम्प्ड ऑसिलेशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग when an object is performing linear SHM with decreasing amplitude
with decreasing amplitude, then this phenomena will be referred as damped oscillation. Damped oscillation, and the object will be referred as damped oscillator. damped oscillator, क्या बात हुई समझ में आई बच्चों? जब कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरह से ऑसिलेशन परफॉर्म करे कि उसका एम्पलीट्यूड क्या होते रहे, अरे बोलो, विद डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होता रहे, ग्रेजुअली डिक्रीज होता रहे, इतना बात समझ में आई? तो इस फिनोमेनन को हम क्या बोलेंगे? डैम्प्ड ऑसिलेशन बोलेंगे। और जो ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कर रहा होगा उसको क्या बोलेगा? डैम्प्ड ऑसिलेटर बोलेगा। क्या बोलेगा? डैम्प्ड ऑसिलेटर। क्लियर है? अब इस बात को हम लोग एक डायग्राम के जरिए समझने की कोशिश करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। अरे क्लियर ही नहीं क्लियर है? आप कंसीडर कीजिए कि मैंने क्या लिया, एक रिजिड सपोर्ट लिया। क्या लिया? एक रिजिड सपोर्ट। इस रिजिड सपोर्ट से मैंने फिक्स किया किसको? एक स्प्रिंग को। और स्प्रिंग को फिक्स किया मैंने एक ब्लॉक से, एक वुडन ब्लॉक से मैंने क्या किया? स्प्रिंग को फिक्स किया। और इस वुडन ब्लॉक का मास कितना था? m था। इतना मास समझ में कि नहीं? फिर इससे मैंने एक टी शेप का स्ट्रक्चर दिया जिसको क्या बोला गया? वेन बोला गया। क्या बोला गया? वेन। बराबर है? एक ऐसे शेप का है, टी शेप का, एक टी शेप का स्ट्रक्चर दिया मैंने जिसको क्या बोला गया? वेन बोला गया। क्लियर है? इस वेन को मैंने इमर्स किया। किसके अंदर इमर्स किया? एक कंटेनर के अंदर। दिख रहा है? तो एक कंटेनर के अंदर इस वेन को हमने क्या किया? इमर्स किया। दिख गया? इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और इस कंटेनर के अंदर क्या भरा हुआ बच्चों? फ्लूइड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? फ्लूइड, लिक्विड भरा हुआ है। ये समझ लीजिए आप। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे बोलो, कोई दिक्कत? तो इसका नाम क्या है? रिजिड सपोर्ट है। ये हो गया रिजिड सपोर्ट। ये क्या हो गया? स्प्रिंग। ये क्या हो गया? वुडन ब्लॉक। ये क्या हो गया? वेन। और ये रेड कलर क्या हो गया? इसके अंदर लिक्विड, लिक्विड इन द कंटेनर हो गया। और ये क्या? वेसल है, बराबर, जिसमें लिक्विड क्या है? मौजूद है। अब आप खुद सोचिए कि जब शुरू में हम लोग करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे, तो एक्सटेंड करेंगे तो एक्सटेंड करने की वजह से क्या होगा? अरे बोलो, वेन को अगर एक्सटेंड करेंगे तो ये फोर्स अप्लाई करेगा ब्लॉक पे, और ब्लॉक फोर्स अप्लाई करेगा किसके ऊपर? स्प्रिंग के ऊपर। तो जब एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा, एक्सटेंड करने के बाद इसको लेफ्ट कर दिया जाएगा, तो ये क्या करेगा? ऑसिलेट करने लगेगा। किस वजह से? स्प्रिंग की वजह से। जब ऑसिलेट करना शुरू करेगा तो ये वेन बार बार क्या होगा? ऊपर नीचे मूव करेगा, ऑसिलेट करेगा। लेकिन इसके ऑसिलेटिव मोशन को कौन अपोज करेगा? इस कंटेनर के अंदर मौजूद लिक्विड, जिसकी वजह से उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चों? ग्रेजुअली डिक्रीज होता चले जाएगा। अरे क्लियर कि नहीं क्लियर है? और जो मैकेनिकल एनर्जी हम लोगों ने किया था, अप्लाई किया था, वो मैकेनिकल एनर्जी इस वेन के जरिए धीरे धीरे क्या होती जाएगी? लॉस होती जाएगी। और वो कौन गेन करते जाएगा? इस कंटेनर के अंदर मौजूद फ्लूइड। कैसे फॉर्म में? थर्मल एनर्जी के फॉर्म में, यानी वो भी हीटेड हो जाएगा ना थोड़ा सा। अरे समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? तो ये क्या हो गया? ये जो लिक्विड इस वेसल के अंदर मौजूद था, इस वेन के ऊपर कौन सी फोर्स लगा? ड्रैगिंग फोर्स। और उस ड्रैगिंग फोर्स की वजह से वेन का जो एम्पलीट्यूड है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? डिक्रीज होते चले जाएगा। इतना बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अरे बोलो, इतना समझ में बात ही नहीं? कोई दिक्कत? तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि इसी फोर्स को, यानी जो इसके ऊपर फोर्स लग रही है, बराबर है, इस फोर्स को हम लोग कौन सी फोर्स बोलेंगे? डैम्पिंग फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डैम्पिंग फोर्स। इतना बात समझ में नहीं? कौन सी फोर्स बोलेंगे? डैम्पिंग फोर्स बोलेंगे। कोई दिक्कत? और स्प्रिंग के जरिए जो फोर्स लगी इसको हम क्या बोलेंगे? फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग बोलेंगे। अरे बराबर है? तो देखिए इधर देखो ध्यान से, स्प्रिंग के जरिए जो फोर्स है वो भी किसके ऊपर लग रही है? ब्लॉक के ऊपर। और वेन के जरिए जो भी फोर्स है वो भी किसके ऊपर लग रही है? ब्लॉक के ऊपर। तो टोटल फोर्स जो ब्लॉक के ऊपर लगी वो कैसे डिटरमाइन करना है हम लोग को? तो आपको एग्जाम में दिया जाएगा कि भाई डिराइव द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन मालूम कीजिए। तो आप इस तरह से सेटअप बनाएंगे, डैम्प्ड ऑसिलेशन की डिफरेंशियल लिखेंगे, इस तरह से सेटअप बनाएंगे और फिर इसको एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। क्या लिखेंगे? कंसीडर consider a diagram which consists of spring, wooden block, vane which is immersed in a liquid vessel.
बराबर है। आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल फोर्स ऑन द वेन इट विल स्टार्ट ऑसिलेट इन, अरे बोलो, वेसल। ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ ड्रैगिंग फोर्स ऑन द वेन बाय द लिक्विड द एम्पलीट्यूड ऑफ वेन ग्रेजुअली डिक्रीजेस, बराबर है, which will result in the damped oscillation। तो क्या रिजल्ट देगा बोलो, damped oscillation। in this course of phenomena, in this course of time, total force acting on the, अरे बोलो, wooden block will be equal to the sum of force due to spring and force due to vane। wooden block के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो वेन के जरिए लगने वाली फोर्स और स्प्रिंग के जरिए लगने वाली फोर्स दोनों के सम के बराबर होगी। if we neglect the gravitational force, अगर हम लोग इसको निगलेक्ट करते हैं बोलो ग्रेविटेशनल फोर्स को। इतना बात समझ में नहीं रहेगी, अरे क्लियर है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग, आप लिखेंगे फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग, फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग, स्प्रिंग के जरिए लगने वाली फोर्स क्या हो जाएगी बच्चों, तो बताइए स्प्रिंग के जरिए लगने वाली फोर्स क्या हो जाएगी यहाँ पे आपके पास, तो फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, हम लोग जानते हैं, यानी स्प्रिंग का कौन सी फोर्स प्रोवाइड कर रहा था, रिस्टोरिंग फोर्स, कौन सी फोर्स प्रोवाइड कर रहा था, रिस्टोरिंग फोर्स, वो फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग हो गया, इसी को मैंने क्या लिख दिया, Fs लिख दिया, क्या लिख दिया, Fs। आगे चलते हैं, डैम्पिंग फोर्स, कौन सी फोर्स बोलो, डैम्पिंग फोर्स, कौन सी फोर्स, अरे बोलो डैम्पिंग फोर्स, देखते हैं हम लोग। तो डैम्पिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Fd इज इक्वल टू माइनस Bv हो जाएगा, बराबर है। डैम्पिंग फोर्स बोल रहे हैं, ड्रैगिंग फोर्स बोलो वास्तव में, तो Fd इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस Bv हो गया। नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है यहाँ पे, बराबर बोलो, तो Fd क्या हो गया, तुम्हारा डैम्पिंग फोर्स हो गया, Fd क्या है, डैम्पिंग फोर्स। इतनी बात समझ में आई। B क्या हो गया आपका, डैम्पिंग कांस्टेंट, B क्या हो गया आपका, डैम्पिंग कांस्टेंट हो गया, और V क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया, अरे बराबर है। नेगेटिव साइन क्या दिखाता है, तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट ड्यू टू डैम्पिंग फोर्स velocity of वेन डिक्रीजेस। समझ में आई बात नहीं, डैम्पिंग फोर्स के एक्शन की वजह से जो वेलोसिटी ऑफ वेन है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। आगे लिखते हैं हम लोग, हेंस टोटल फोर्स acting on wooden block if we neglect gravitational force, if we neglect gravitational force is equal to the sum of, is equal to the sum of Fs एंड Fd, यानी रिस्टोरिंग फोर्स या फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग और डैम्पिंग फोर्स, ये दोनों के सम के बराबर होगा। कौन, वुडन ब्लॉक के ऊपर लगने वाली फोर्स। देयरफॉर F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Fs प्लस क्या हो जाएगा बोलो, Fd। इतना बात समझ में आएगी नहीं, ये फर्स्ट इक्वेशन थी और ये सेकंड, क्या लिखोगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप वैल्यू रखोगे, तो F की जगह पे क्या आ जाएगा, F की जगह पे मास इनटू एक्सेलरेशन रखोगे, Fs की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस kx आ जाएगा, बराबर है, और Fd की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस Bv आ जाएगा, अरे बराबर है कि बराबर है। ये सब यहाँ पे किसमें है, माइनस में है, इस तरफ आएंगे तो किसमें हो जाएंगे बोलो, प्लस में हो जाएंगे। देयरफॉर क्या इक्वेशन हो जाएगी, m इंटू a प्लस क्या हो जाएगा, Bv लिख दिया पहले मैंने, प्लस kx इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। अरे क्लियर है, इतनी बात समझ में आई क्या पब्लिक को, कोई टेंशन कोई ऑब्जेक्शन, तो क्या लिख दिया मैंने बोलो, ma प्लस bv प्लस kx इक्वल टू क्या हो गया, 0। इतना बात समझ में आई। अब मैं आपको बता चुका हूं, सिंस एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, dv बाय dt, और d बाय dt v क्या होता है, dx बाय dt होता है, dt से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और वेलोसिटी क्या होता है, dx बाय dt होता है। देयरफॉर ये ऊपर वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, m इनटू a की प्लेस में रख दूंगा मैं, d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर प्लस b v की प्लेस में क्या लिख दूंगा, dx बाय dt। दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत, प्लस क्या हो गया,
kx इज इक्वल टू क्या हो गया 0 प्लस kx इज इक्वल टू क्या हो गया 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन की फर्स्ट फॉर्म होगी, बराबर है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। कोई दिक्कत? ऑन डिवाइडिंग अबव इक्वेशन बाय m, इस इक्वेशन को अगर m से डिवाइड कर देते हैं हम लोग तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगी m बाय m इंटू डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस b बाय m इंटू डी एक्स बाय डी टी प्लस k बाय m इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब आप बताइए सिंस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है k बाय m होता है, यहाँ पे मास से मास का एनकाउंटर हो गया, क्या हो गया डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस b बाय m इंटू डी एक्स बाय डी टी प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 0। ये दूसरी फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, समझ में आया? ये सेकंड फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन हो गया। हम लिखेंगे फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन रिप्रेजेंट्स different form of damped oscillation, different form of damped oscillation। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई सबको? कोऑर्डिनेशन कोएफिशिएंट, तो ये इस तरह से हम लोगों ने क्या कर दिया, डैम्प्ड ऑसिलेशन का फॉर्मूला ड्राइव कर दिया। आप एक मरतबा देख लीजिए कोऑर्डिनेशन कोएफिशिएंट है तो बताइए। क्लियर है? क्लियर है? तो हम लोगों ने डैम्प्ड ऑसिलेशन का टॉपिक क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होता है वो इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन स्टार्ट होता है बच्चों। इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन की जब बात करेंगे तो क्या होती है इक्वेशन डायरेक्टली x इज इक्वल टू a e raised to minus bt by 2m cos omega t plus phi। ये डायरेक्ट इक्वेशन होती है, इसको डिराइव करने की कोशिश नहीं करना है, ये आपके लेवल की बात नहीं है, समझ में? ये हमारी औकात की बाहर है, इस लेवल पे हम लोग बात नहीं कर रहे, ये सब डिग्री में डिराइव किया जाता है। तो आपको डायरेक्टली इक्वेशन रेक्टिफाई कर लेनी है। क्या है? x is equal to a e raised to minus omega t, x is equal to a e raised to minus bt by 2m cos omega t plus क्या हो गया phi हो गया। ये इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो गया। आपको पूछेगा ये इक्वेशन नहीं देगा, बोलेगा इक्वेशन ऑफ, यहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन बताओ, एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या है? तो जो वैल्यू है a e raised to minus bt by 2m, ये e के ऊपर पावर है, a e raised to minus bt by 2m, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। इतनी बात समझ में आई आपको? क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको? एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। जब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करने के लिए बोले तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है? ये आपकी होगी y एक्सिस, ये होगी आपकी x एक्सिस। यहाँ पर एम्पलीट्यूड कितना है? प्लस a है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड कितना है भाई? माइनस a है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और यहाँ पर क्या ले लिया मैंने? टाइम ले लिया। कोई दिक्कत? तो हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा वैसे वैसे एम्पलीट्यूड क्या होता जाएगा? कम होता चले जाएगा, बराबर है? अरे दिख रहा है क्या आपको? तो क्या हो गया? ऑन इंक्रीजिंग, अरे बोलो, टाइम एम्पलीट्यूड विल गोज ऑन डिक्रीजिंग। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा वैसे वैसे एम्पलीट्यूड क्या होता जाएगा? कम होते चले जाएगा। क्लियर है? और इस तरह से क्या मिल जाएगी आपको? वैल्यूज मिल जाएंगी इस तरह से। दिख रहा है? ये क्या बता रहे हैं आपको कि जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे एम्पलीट्यूड क्या होता जा रहा है? कम होते चले जा रहा है। अरे क्लियर कि नहीं क्लियर है? कोई दिक्कत? कोऑर्डिनेशन कोएफिशिएंट। आगे चलते हैं हम लोग। ये इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन देख दिया। आगे चलते हैं, इक्वेशन ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी देखते हैं हम लोग। इक्वेशन ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इक्वेशन ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा, बराबर है ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन, ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो इक्वेशन ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, क्या हो जाएगी? ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट
k by m माइनस b by 2m द होल स्क्वायर होता है। सीधा रेक्टिफाई कर लेना, क्या होता है ब्रो, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट k by m माइनस b by 2m द होल स्क्वायर। नेक्स्ट आपको बोलेगा इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन लिखिए, इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन कभी भी बोल दे तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, सिंस t इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाय ओमेगा, t इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, तो t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा की वैल्यू जो ऊपर आ गई थी वो लिख देना यहाँ पे k बाय m माइनस b बाय 2m द होल स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। क्लियर, अरे समझा बच्चों। तो यहाँ पर ऑसिलेशन चैप्टर का अंतिम संस्कार होता है। स्प्रिंग वगैरह के केस में जो फॉर्मूला है पैरेलल या सीरीज, तो मैं एक लेक्चर और अपलोड करूंगा जिसमें सिर्फ फॉर्मूला ऑफ ऑसिलेशन की बात करूंगा ताकि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी हो। वहां पे डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मूलेस को और मैं मॉडिफाई करके आपको बताऊंगा। क्लियर है। अब कुछ टॉपिक्स हैं जिसको समझना आपको क्या है जरूरी है। एक क्या था आपको, ये आप वेव्स के अंदर भी देखेंगे लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पे भी समझा जाता है। एक रहता है फ्री वाइब्रेशन या फ्री ऑसिलेशन आता है। क्लियर है। तो फ्री वाइब्रेशन देखना है, फ्री वाइब्रेशन देखना है, फोर्स्ड वाइब्रेशन देखना है। फ्री वाइब्रेशन हो गया, फोर्स्ड वाइब्रेशन हो गया और रेजोनेंस हो गया, बराबर है। ये दो चीजें देखना है। यहां पर बता देता हूं मैं वेव्स का लेक्चर भी अपलोड करूंगा इंशाल्लाह, तो वेव्स के लेक्चर में भी मैं आपको बताऊंगा। फ्री वाइब्रेशन की बात करते हैं। कंसीडर करो कि कोई बंदा झूले में है, स्विंग ऑन द स्विंग क्या है भाई, ऑसिलेशन ही है। कोई बंदा झूले पे बैठा है, एक मरतबा उसके ऊपर फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स, वो क्या किया, ऑसिलेट किया। आप कंसीडर कीजिए कि उसने 1 मिनट के अंदर 10 टाइम्स ऑसिलेट किया। तो 1 मिनट के अंदर जो 10 टाइम्स इसने ऑसिलेट किया, ये क्या होगी, इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। क्या होगी बच्चों, नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। अरे बराबर है, वो 10 टाइम ऑसिलेट करने के बाद क्या हो जा रहा है, रुक जा रहा है। अरे क्लियर कि नहीं क्लियर है। तो फ्री वाइब्रेशन क्या हो गया, when an external force is applied on an object, it will start to oscillate. After some interval of time, it will stop. And the frequency of vibration of that object will be considered as the, क्या बोला जाएगा frequency of vibration को, natural frequency बोला जाएगा। अरे क्लियर कि नहीं क्लियर। तो इसको क्या बोला जाता है, फ्री वाइब्रेशन। क्या बोला जाता है, फोर्स वाइब्रेशन में क्या करना है, जैसे फर्स्ट टाइम फोर्स लगाया उसने क्या किया, ऑसिलेट किया। जैसे आप गार्डन में जाते होंगे, झूला झूलते होंगे, तो पहली मतलब किसी ने फोर्स लगाया पीछे से, बराबर है, तो 1 मिनट में 10 टाइम ऑसिलेट किया। दूसरी मरतबा फोर्स लगाई, जैसे रुकने वाले रहेंगे फिर से फोर्स लगाएगा, तो उस मरतबा क्या हो गया, मान लो 1 मिनट के अंदर कितनी मरतबा ऑसिलेट किया, 20 टाइम्स। तो इस मरतबा क्या हुआ, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ बॉडी है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हुई क्या, या उससे ज्यादा हुई, उससे ज्यादा। क्यों, बार बार पीरियोडिकली क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो बार बार फोर्स कंटिन्यू अप्लाई करने की वजह से जो वाइब्रेशन हो रहा है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, फोर्स वाइब्रेशन। तो हम क्या बोलेंगे, ड्यू टू कंटिन्यूअस एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल गोज ऑन इंक्रीजिंग more than natural frequency of vibration of body. That condition will be referred as the forced vibration. ऐसी कंडीशन क्या बोलते हैं हम लोग, forced vibration। अब रेजोनेंस की बात करते हैं। It is a special case of forced vibration. एक स्पेशल केस है किसका, forced vibration का, in which force will be applied to an object such that the frequency of vibration of an object will be equal to the natural frequency of that object. यहाँ पर रेजोनेंस, ये स्पेशल केस है फोर्स वाइब्रेशन का। यहां पर क्या करना है, हम ऑब्जेक्ट के ऊपर उतना ही फोर्स अप्लाई करेंगे जितना फर्स्ट केस में अप्लाई किया था। तो आप बताइए कि अगर फर्स्ट केस में जितना फोर्स अप्लाई किया था उतना ही फोर्स आप बार बार अप्लाई करेंगे तो हर मर्तबा आपको फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर मिलेगी। क्लियर कि नहीं क्लियर है। और कंटिन्यू फोर्स अप्लाई करने की वजह से ये किसके बराबर हो गया, किसके जैसा हो गया, फोर्स वाइब्रेशन के जैसा हो गया। इसीलिए क्या बोला गया, रेजोनेंस इज अ स्पेशल केस ऑफ फोर्स वाइब्रेशन in which frequency of vibration of an object becomes equal to natural frequency. The frequency of vibration of object natural frequency के बराबर हो जाती है, जिसको क्या बोला जाता है, रेजोनेंस बोला जाता है। अगर मोर देन नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो तो फोर्स वाइब्रेशन हो जाता है। एक मर्तबा फोर्स अप्लाई करके उसको लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया, बॉडी रुक गई, इसको क्या बोला जाता है, फ्री वाइब्रेशन बोला जाता है। यहाँ पर हम लोगों ने ऑसिलेशन के टॉपिक को वाइंड अप किया। आप क्या कीजिए, इसको लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए,
फिर इसके दूसरे लेक्चर्स को भी करूंगा, मैं अपलोड करूंगा। अब हमारा जो टॉपिक बचा है वो न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स के अंदर आग लगाना है हमको, फॉर्मूले याद करके इंशाल्लाह। समझे बेहतरीन। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।